स्वागत है। आज हम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण विचार पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बेल्जियम और श्रीलंका के अनुभव सामने रखते हैं। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ के अलग अलग समुदायों की मांगों को बहुत अलग तरीकों से हैंडल किया। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों अलग अलग समूहों के हितों का सम्मान करना जरूरी है और सत्ता को बांटने के जो तरीके हैं वो देश की एकता और स्थिरता पर कैसे असर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे लगभग एक जैसे डेमोक्रेटिक ढांचे वाले देश इतने अलग रास्ते चुन सकते हैं। सही। और स्रोत हमें दिखाते हैं कि इन रास्तों के नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। तो पहले बेल्जियम को देखते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश है, अपने हरियाणा से भी छोटा, लेकिन यहाँ की जो जातीय बनावट है वो काफी पेचीदा है। करीब 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, ये फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। हाँ। 40% फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया इलाके में है, और एक छोटा सा लगभग 1% जर्मन भाषी समुदाय भी है। हाँ, और राजधानी ब्रुसेल्स में तो स्थिति और भी क्या कहते हैं उलझी हुई थी। अच्छा, कैसे? वहां देखिए 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ 20% डच, जबकि पूरे देश में देखें तो डच बोलने वाले ज्यादा थे। हाँ, ये तो उल्टा हिसाब हो गया। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय था ना, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अमीर और ताकतवर था। और इसी वजह से 1950s और 60s के दशक में जो डच भाषी लोग थे उनमें नाराजगी बढ़ी। उन्हें लगता था कि आर्थिक विकास और शिक्षा का फायदा उन्हें देर से मिला। अच्छा, तो ये तनाव की एक वजह बनी वहाँ। हाँ, ये एक बड़ी वजह थी। ठीक है, अब जरा श्रीलंका का मामला देखते हैं। भारत के दक्षिण में ये द्वीपीय देश, यहाँ भी काफी विविधता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ करीब 74% सिंघला भाषी हैं, जो ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। हाँ। और 18% तमिल भाषी हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू या मुसलमान हैं। और इन तमिलों में भी दो ग्रुप्स हैं। हाँ, एक तो श्रीलंकाई तमिल जो वहीं के मूल निवासी हैं, लगभग 13%, और दूसरे भारतीय तमिल करीब 5%, जिनके पूर्वज अंग्रेजों के समय में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। सही। और इनके अलावा करीब 7% ईसाई भी हैं, जो सिंगला और तमिल दोनों समुदायों से हैं। तो काफी मिलीजुली आबादी है। बिल्कुल। अब देखिए, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। उसके बाद वहां क्या हुआ कि जो सिंगला समुदाय था, उन्होंने अपनी ज्यादा संख्या के बल पर शासन पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। हाँ, जिसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। हाँ, बहुसंख्यकवाद एक ऐसी सोच जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ये मानती है कि वो देश पर जैसे चाहे शासन कर सकती है, अक्सर माइनॉरिटी की इच्छाओं या जरूरतों की परवाह किए बिना। बिल्कुल। और इसी सोच के तहत 1956 में एक कानून पास किया गया। हाँ, जिसने सिंगला को देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल भाषा को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ओहो। और फिर विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में सिंगला लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। संविधान में भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। तो एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिससे तमिल लोगों को लगा होगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल। इन सारे सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों में वो जो कहते हैं ना परायापन का एहसास, वो बहुत बढ़ा दिया। उन्हें लगने लगा कि सरकार उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके राजनीतिक अधिकारों को लेकर बिल्कुल असंवेदनशील है। और नौकरियों और दूसरे मौकों में भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नतीजा क्या हुआ फिर इसका? नतीजा ये हुआ कि तमिल लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता मांगी, शिक्षा और रोजगार में बराबरी के मौके मांगे। शुरुआत में शायद शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, शुरू में पार्टियां बनी, संघर्ष हुए, लेकिन जब उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया गया तो 80 के दशक तक आते आते उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राष्ट्र यानी तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर कई राजनीतिक संगठन बन गए। और फिर ये टकराव गृहयुद्ध में बदल गया। ओह, गृहयुद्ध। हाँ, एक बहुत ही भयानक गृहयुद्ध जिसने देश को सालों तक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों को देश छोड़ना पड़ा। ये कब खत्म हुआ? ये गृहयुद्ध 2009 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन इसने देश के ताने बाने पर बहुत गहरे जख्म छोड़े हैं।
तो श्रीलंका का अनुभव हमें दिखाता है कि अगर बहुमत अल्पसंख्यकों पर अपनी इच्छा थोपने लगे तो उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, देश की एकता ही खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, बेल्जियम ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग राह पकड़ी। उन्होंने अपने यहाँ की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक जो भिन्नताएं थीं, उनको स्वीकारा। उन्होंने इस बात को पहचाना कि देश में अलग अलग समुदाय हैं और उनके बीच झगड़े की संभावना है। तो उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। 4 बार? ये तो काफी बड़ी बात है। किस लिए की ये संशोधन? सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें सारे लोग, मतलब डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी, सब मिलजुल कर एक ही देश में रह सके। अच्छा, तो क्या खास था इस बेल्जियम मॉडल में? क्या किया उन्होंने? देखिए, कुछ मुख्य बातें थीं। पहली, उन्होंने संविधान में ये साफ कर दिया कि जो केंद्रीय सरकार होगी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। बराबर? भले ही देश में डच बोलने वाले ज्यादा थे। हाँ, बिल्कुल बराबरी। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषाई समूहों के ज्यादातर सांसद उसके पक्ष में हों। मतलब कोई एक समुदाय अकेले फैसला नहीं कर सकता था। दूसरा, केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश के 2 इलाकों की राज्य सरकारों को दी गईं, फ्लेमिश इलाके की सरकार और वालोनिया इलाके की सरकार को। यानी राज्य सरकारें ज्यादा पावरफुल हुई। हाँ, और ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं थीं, मतलब उन्हें काफी स्वायत्ता मिली। ठीक है। तीसरा, ब्रुसेल्स जो राजधानी है, वहां एक अलग सरकार बनाई गई और उसमें भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। ब्रुसेल्स में भी बराबरी? हाँ, फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व की बात इसलिए मानी क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। ये तो काफी लेन देन और समझौते वाली बात लगती है। बिल्कुल। और एक चीज और थी, एक तीसरे तरह की सरकार भी बनाई गई जिसे सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। सामुदायिक सरकार? हाँ। ये क्या थी? इसे एक भाषा बोलने वाले लोग चुनते हैं, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हों। मतलब डच भाषी अपनी सरकार चुनते हैं, फ्रेंच भाषी अपनी और जर्मन भाषी अपनी। और ये सरकारें क्या करती हैं? ये सरकारें संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मसलों को देखती हैं। बाप रे, ये तो सुनने में बहुत ही जटिल व्यवस्था लगती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, फिर ब्रसेल्स की अलग सरकार और फिर ये सामुदायिक सरकारें। हाँ, ये मॉडल जटिल जरूर है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी शायद जटिल हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये व्यवस्था अब तक सफल रही है। सफल कैसे? इसने देश को आपसी टकराव से बचाया है। जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती थी वो टल गई और भाषा के आधार पर देश के बंटवारे की जो आशंका थी वो भी नहीं हुई। और शायद इसी स्थिरता की वजह से जब बाद में यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन बनाया, तो उन्होंने ब्रसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। बिल्कुल, ये बेल्जियम की इसी समझदारी भरी व्यवस्था का एक तरह से सम्मान था। तो इन 2 कहानियों से बेल्जियम और श्रीलंका, ये साफ होता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों वांछनीय है। स्रोत इसके 2 मुख्य कारण बताते हैं ना? हाँ, 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक है युक्तिपरक कारण, प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा है नैतिक कारण, मॉरल रीजन। युक्तिपरक कारण क्या है? मतलब समझदारी वाला कारण? हाँ, समझदारी या युक्ति का तर्क ये कहता है कि सत्ता का बंटवारा अच्छा है क्योंकि ये अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करता है। जैसे बेल्जियम में हुआ? बिल्कुल। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। और अगर ऐसा न करें तो, जैसे श्रीलंका में हुआ? इसकी एकता के लिए खतरा बन जाता है। बहुमत का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर वो खुद बहुमत वाले समूह के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। सही बात है, स्थिरता के लिए बंटवारा जरूरी है। अच्छा, और दूसरा कारण, नैतिक कारण, वो क्या है? नैतिक तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा कैसे? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढंग से रहें। सरकार वही वैध है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। मतलब लोगों का हक है कि उनसे सलाह ली जाए कि उन पर शासन कैसे होगा और उनकी भागीदारी हो। बिल्कुल, ये सत्ता के बंटवारे का नैतिक तर्क है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या मुख्य बात निकलती है? बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं? ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि लोकतंत्र में विविधता को संभालना कितना अहम और कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ,
एक तरफ बेल्जियम है जिसने समायोजन और सत्ता के बंटवारे का रास्ता अपनाया और उससे शांति और एकता हासिल की। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका है, जहां बहुसंख्यकवाद ने टकराव, अविश्वास और सालों के गृहयुद्ध को जन्म दिया। ये इस बात पर जोर देता है कि सत्ता का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समाज में स्थिरता, आपसी सम्मान और एकता बनाए रखने का एक बुनियादी तरीका हो सकता है। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में लेबनान का भी जिक्र आता है। हाँ, लेबनान का उदाहरण भी दिलचस्प है। वहां सालों तक गृहयुद्ध चला और उसके बाद शांति के लिए एक समझौता हुआ, जिसके तहत देश के जो मुख्य पद हैं वो अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए तय कर दिए गए। जैसे राष्ट्रपति हमेशा मेरोनाइट ईसाई ही होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान। अब हुआ जब गृहयुद्ध खत्म हुआ, ईसाई और मुसलमान दोनों पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत हुए। अब वहां खलील नाम का एक पात्र है, उसकी माँ और पिता अलग अलग समुदाय से हैं। उसे ये व्यवस्था पसंद नहीं है। वो कहता है कि लेबनान एक आम लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चल सकता, जहां कोई भी चुनाव लड़े और जीते, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। वो सबसे ताकतवर नेता बनना चाहता है, लेकिन इस व्यवस्था में वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, और उसके जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो भयानक गृहयुद्ध अपनी आंखों से देखा है, वो कहते हैं कि भाई, ये जो मौजूदा व्यवस्था है यही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अगर इसे बदला तो शायद फिर से वही खून खराबा शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? क्या शांति बनाए रखने के लिए एक तय कोटे वाली व्यवस्था, जो शायद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को या फिर पूरी तरह से लोकतांत्रिक पसंद को सीमित करती हो, क्या वो उस व्यवस्था से बेहतर है जो पूरी तरह बहुमत पर आधारित हो, लेकिन जिसमें फिर से अस्थिरता और टकराव का भारी खतरा हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अलग अलग समाजों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोचना पड़ता है। इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ